नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में सरकार और ईडी के बीच सांप और नेवले का खेल अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। जहां अभी तक ईडी के समन पर राजनीतिक हलकों में चर्चा जबरदस्त थी, मगर अब ईडी पर ही समन की तलवार लटका दी है झारखंड की रांची पुलिस ने, जिसने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के SC/ST मामले में दर्ज FIR केस पर कार्रवाई करते हुए ईडी को ही पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। जिसके बाद अब देखना यह है कि ईडी इस मामले में क्या जवाब देती है। तो क्या ईडी के अधिकारी देंगे रांची पुलिस के सवालों का जवाब? आज हम इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड में राज्य सरकार और ईडी के बीच विवाद रुक नहीं रहा है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। अब इस केस में रांची पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को नोटिस भेजा है। आपको बता दें, जिन्हें समन मिला है वो हैं कपिल राज, एसोसिएट डायरेक्टर ईडी, देवव्रत झा, असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी। रांची पुलिस ने CRPC की धारा 41A के तहत इन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। नोटिस का जवाब रांची के गोंदा थाने में हाजिर होकर देना है। रांची पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान पदाधिकारी भी बनाया है। हेमंत सोरेन ने ST/SC थाने में आवेदन के माध्यम से आरोप लगाया था कि ईडी पर छवि खराब करने का आरोप लगाया गया था। 27 जनवरी को हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ झारखंड से ईडी का साया हटने का नाम नहीं ले रहा है। पहले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और अब JMM के साथ गठबंधन के साथ ही कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद ईडी की गिरफ्त में है। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के ठिकाने पर की गई छापेमारी पर ईडी की ओर से गुरुवार को आधिकारिक रूप से बयान जारी किया गया है। ईडी की ओर से बताया गया है कि PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत 12 मार्च को झारखंड के रांची और हजारीबाग में 20 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके तहत ईडी की ओर से जानकारी दी गई कि इस तलाशी अभियान के दौरान आपराधिक गतिविधियों के संबंध में कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिसमें जबरन वसूली, लेवी की वसूली, अवैध बालू खनन और जमीन पर कब्जा करने के संबंधित साक्ष्य के अलावा करीब 35 लाख कैश जब्त किया गया है। इसके अलावा डिजिटल उपकरण, सर्किल ऑफिस के नकली स्टाम्प और बैंक के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ईडी के आरोपों के बाद अब अंबा प्रसाद ने गुरुवार को हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सूत्रों के हवाले से यह अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मैं 200 करोड़ रुपए की मालकिन हूँ। मुंबई से मेरा नाम जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहाँ मेरा एक मकान है। अंबा प्रसाद ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जबकि तलाशी के दौरान कुछ भी नहीं मिला। मुझ पे विपक्ष के लोग आरोप कल जो मुझे बताया गया, कोई रंगदार बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हम किसका क्या ले लिए हैं? एक नाम के साथ बस ये बोल दे फलाना मोहन है, मोहन मातो, सोहन मातो, या कोई फलाना राजेंद्र प्रजापति, मतलब नाम बता दे फॉर एग्जांपल कि कोई एक आदमी है जिसका हम कुछ लिए या किसी से कुछ परेशानी हुआ है। मतलब देखिए, जो चीज़ धुंधला ये लोग पेश करते हैं ना, धुंधला हमेशा झूठा होता है, क्योंकि अफवाहों का बाज़ार है और मीडिया में तरह तरह की बात फैलाई जा रही है। सूत्र के हवाले से ये सूत्र कोई और नहीं, हमारे विरोधी हैं। कहीं हम देख रहे हैं कि कोई 200 एकड़ की मालकिन हमको बना दे रहे हैं, तो कोई कुछ बना दे रहे हैं, तो कोई पता नहीं मुंबई से मेरा लिंक कर रहे हैं कि वहाँ पे मेरा कोई बंगलो है, तो पता नहीं कहाँ क्या है। तो मैं ये प्रेस आप लोग के समक्ष इसीलिए आई हूँ क्योंकि ये अफवाहों का बाज़ार, देखिए, मानसिक रूप से
प्रताड़ना तो कई चीज़ों से हो ही रहा है, और ये जो अफवाहों का बाज़ार है उससे और भी मानसिक प्रताड़ना हो रही है। इसलिए वैसे मीडिया बंधु से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो सूत्र के हवाले से जो खबर दे रहे हैं, ये सूत्र हमारे विरोधी हैं, उसके हवाले से जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, ये मैं नहीं बता सकती हूँ, ये राम भगवान से राम भगवान ही जानते हैं। देखिए, यशवंत सिन्हा जी बहुत ही तजुर्बेदार व्यक्ति हमको लगते हैं, क्योंकि महागठबंधन का नींव उन्होंने ही रखा है। शरद पवार के साथ उनकी बैठक हुई और हमेशा उन्होंने संविधान बचाने की बात हमेशा करते रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में ना पड़े उसके लिए काफ़ी सारे चीज़ों को बोल के पूरे देश भर में वो अपना भ्रमण करते रहे हैं। उनके पुत्र इस पार्टी में होने के बाद भी वो परवाह नहीं किए और लगातार वो एक आइडियोलॉजी के खिलाफ हमेशा रहे। फिलहाल मतलब साफ है, झारखंड की सियासी हवाओं में ईडी बनाम सरकार की जंग जारी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है या ईडी की तरफ से बातें कही जा रही है वो सच है। अब जो भी हो, मामले की पूरी सच्चाई तो समय आने पर ही पता चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो एक तरफ कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद तो दूसरी तरफ ईडी और रांची पुलिस का एक दूसरे के साथ सांप और नेवले का खेल। एक तरफ ईडी के समन, तो अब रांची पुलिस ने भी ईडी के अधिकारियों को समन देकर पूछताछ के लिए तलब किया है। आज हम इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ एएस देओल जी, प्रवक्ता जेएमएम से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। कर्नल संजय सिंह जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एएस देओल जी, आपके पास मैं आती हूँ। जिस तरह से रांची पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को समन भेजा है SC/ST मामले में, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने FIR दर्ज कराई थी इस पूरे मामले में, तो क्या लग रहा है आपको कि एक तरफ ईडी की कार्रवाई हो रही है तो रांची पुलिस भी कहीं पीछे नहीं हट रही है? सबसे पहले तो धन्यवाद प्रियंका जी, मुझे बुलाने के लिए। और जैसे ही आपने क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि रांची पुलिस ने ईडी को समन भेजा है, तो जैसे आपको मालूम है कि एक FIR दर्ज कराई गई थी SC/ST थाने में, तो उसके अगेंस्ट ना तो अभी तक ईडी हाईकोर्ट गई है क्वॉशिंग के लिए या कुछ है, तो ऑब्वियसली जो IO है, जो अनुसंधान करता है, उस केस का अनुसंधान करेंगे और इसे एक लॉजिकल एंड पे लेके आएंगे। तो इसी एक, तो इट इज अ रूटीन मैटर। जैसे ईडी बोलती है कि हम भी रूटीन मैटर पे लोगों को बुलाते हैं, समन करते हैं, तो ईडी के अधिकारी पर जिनके ऊपर केस किया गया उनको बुलाया गया है कि आप भाई आप अपना पक्ष रखें कि क्या आपको क्या कहना है, FIR आपके अगेंस्ट सही है गलत है, आपको जो पक्ष रखना है वो जाके पक्ष रखते हैं। बीच में जब आप ही लोग के चैनल के माध्यम से कहा जाता है ना समन है तो उसका इज्जत करना चाहिए, तो समन है, ईडी को भी इज्जत करनी चाहिए, जाना चाहिए। अच्छा, तो आपका कह रहे हैं कि रूटीन कार्रवाई कर रही है रांची पुलिस? नहीं, तो अब एक FIR हुई है ना, तो उस FIR के ऊपर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि उसको जला के फेंक देना चाहिए? एक अगर उसको क्लोज भी करना है कि गलत FIR है, सही FIR है, तो IO क्या करेगा? अच्छा। आप बता दीजिए कि IO को क्या करना चाहिए। नहीं, इतनी कानूनी जानकारी अभी मुझे फिलहाल है नहीं, तो मैं जानकारी लूंगी तब आपके पास आऊंगी। दीपक कुमार जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से यहाँ पर देओल साहब कह रहे हैं कि FIR अगर दर्ज थी तो उसमें आगे कार्रवाई तो रांची पुलिस को करनी ही थी, और रांची पुलिस ने जिस तरह से समन भेजा है, ठीक है कार्रवाई अगर करनी थी, लेकिन टाइमिंग भी जिस तरह का है, टाइमिंग पर सवाल हमेशा कांग्रेस और जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता भी उठाते हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये रूटीन कार्रवाई है या बदले की भावना से की गई कार्रवाई? प्रियंका जी, जब हेमंत सोरेन ने एक याचिका भी दायर की थी हाई कोर्ट में जी, जिसको कि जो ईडी के अगेंस्ट में ही था, जिसको कि याचिका को खारिज कर दिया गया, और उसी दौरान जब हेमंत सोरेन ने SC/ST थाने में
केस किया और उसी केस का ये मतलब है कि पुलिस ने जो है, रांची पुलिस के जो आपका ये गोंदा थाना रांची का है, जहां से उनको नोटिस जारी किया गया है। जी। एक एसोसिएट डायरेक्टर है कपिल राज और एक असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा। तो इसको रूटीन, अब सवाल यह उठता है कि जो पॉइंट है कि आपने मतलब पूर्व मुख्यमंत्री के छवि को खराब करने के उद्देश्य से आपने दिल्ली के जो उनके रेसिडेंट्स हैं वहां पे रेड मारी। तो सवाल अब यह उठता है प्रियंका जी, जब भी किसी के अगेंस्ट में रेड पड़ती है ईडी की, तो छवि तो पॉलिटिकल पीपुल की ऐसे ही खराब हो जाती है जी। तो इसको किस रूप में जस्टिफाई किया जाएगा झारखंड पुलिस के द्वारा? नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे पीएमएलए एक्ट 2000 के तहत ये कार्रवाई हुई थी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसकी कि अभी चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है। जब ये दाखिल हो जाएगी, चूंकि केस फाइल तैयार हो रही है, तो छवि अगर खराब होती है तो फिर इस तरह के केस का फायदा क्या है? सवाल यह होता है जहां, और SC ST थाने में जो केस किया गया है, SC ST थाना है समाज के जो अनुसूचित नहीं, लेकिन जाति दीपक कुमार जी इसमें एक पॉइंट और है। देओल साहब का ये भी कहना है कि फिर SC ST इस FIR के विरुद्ध ईडी ने भी अभी तक ना वो किसी कोर्ट में गई है, ना कहीं पर याचिका लगाई है, तो फिर कार्रवाई तो होगी। नहीं प्रियंका जी, यहाँ पे एक पॉइंट जहां तक मुझे जानकारी है, SC ST थाने बनाए गए हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि SC ST समाज के लोगों के साथ अगर किसी तरह का ऐसा बिहेवियर होता है जो जाति सूचक हो जी, तो केस बनता है। ईडी ने अपने अधिकार के तहत उन्होंने काम किया है, तो इस आधार पे छवि बिगाड़ने जैसा केस SC ST तो यानी कि आप कह रहे हैं यहाँ पर SC ST एक्ट का फायदा उठाने की कोशिश की गई है पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा? हाँ, इसको थोड़ा माना भी जा सकता है, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि ये जो पॉइंट है कि छवि बिगाड़ने वाली, तो नॉन SC ST थाने में भी ये केस हो सकती थी। तो ये पॉइंट है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि SC ST थाने जो है वो बनाए गए हैं। अगर किसी ने, ठीक है देओल साहब जी जवाब दीजिएगा और उसके बाद कर्नल संजय सिंह आपके पास आऊंगी मैं। जी देखिए, मेरा खाली इतना सबमिशन है कि एक FIR हुई, ST ST थाने में हुई या X थाने में हुई, Y थाने में हुई, तो क्या हम लोगों को उस FIR के ऊपर क्या तो उसको फाइल में दबा के ऐसे सड़ने दिया जाए, धूल में फाकने दिया जाए, बट चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर ये केस है, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा होना चाहिए। नहीं, लेकिन देओल साहब जिस तरह से दीपक कुमार जी SC ST मेरी बात सुनिए ना, मान लीजिए कि किसी XYZ आदमी ने, जैसे हम इस केस में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने FIR किया, तो क्या उस FIR पे मतलब आईओ को ये हक नहीं है कि मान लीजिए जिस पे आरोप लगाया है तो उसको बुला के पूछ तो सकता है कि भाई क्या बात है, ऐसा आरोप लगाया, आप बताओ सही है कि नहीं गलत है। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि इट इज एडमिसिबल और नॉट, आगे की क्या कार्रवाई करनी है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। कि मैं आपके यहाँ नहीं जाऊंगा, आपको जो मन करना है कर लीजिए, फिर तो वही बात होगी। तो अभी तक जो बोल रहे थे 17 नहीं, ऐसा तो अभी कोई जवाब आया ही नहीं है। ऐसा तो अभी कोई जवाब ईडी के अधिकारियों की तरफ से नहीं आया है। जाहिर सी बात है कि वो अधिकारी हैं तो नियम का पालन करेंगे। जी, इसको पॉलिटिकल बनाना ही नहीं चाहिए, रूटीन है, वो अपना जवाब दे दे जाके, उसके बाद आयोग क्या एक्शन लेता है। नहीं, पॉलिटिकल बनाने की कोशिश तो उसी समय हो गई थी जब SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराने की कोशिश की गई थी, क्योंकि आपको दीपक जी ने डिटेल और आपको भी पता है कि SC ST एक्ट के तहत मुकदमा कब दर्ज कराया जाता है। हाँ। प्रियंका जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक FIR दर्ज हुई है तो उसको कॉश होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, या फिर अरे लेकिन देओल साहब वो FIR इसलिए दर्ज हुई है क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री की रसूख पर दर्ज हुई है। कर्नल संजय सिंह जी जवाब दीजिएगा। तो ये मैं और आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? नहीं, मैं डिसाइड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रही हूँ। भी बात है ना, एक मिनट, मेरा भी बात है कि मोदी जी के रसूख पे ईडी ने कार्रवाई की है, आप मानोगे ये बात? नहीं, तो वो तो आप हमेशा कहते ही हैं। कर्नल संजय सिंह जी, ईडी के केस में नहीं मानोगे, पुलिस के केस में मानोगे रसूख? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि समन पर जाना नहीं चाहिए। देओल साहब, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि समन पर जाना नहीं चाहिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। ईडी ने कैसे एक्शन लिया?
एक एफआईआर पे एक्शन लिया ना, एफआईआर हुआ, उसमें कॉग्निजेंस लिया और तब एक काम किया। बिना एफआईआर के ईडी चली गई। अरे तो देओल साहब, दीपक कुमार जी का क्या कहना है? दीपक कुमार जी का कहना है कि SC ST के मामले तब दर्ज होते हैं जब आपके ऊपर कोई जाति सूचक मामला आया हो, जब आपको जाति के आधार पर दबाने की कोशिश की गई हो। एक मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में जहां 36 लाख और BMW मिली है, वहां जाति के नाम पर दबाने की कोशिश कहां की गई है, आप बताइए। मेरी एक मिनट, हम लोग को प्री एज्यूम नहीं करना। हो सकता है कि उन्होंने बुलाया हो ईडी को। अरे मैं प्री एज्यूम नहीं कर रही हूँ देओल साहब, मैं आपको एविडेंस भी बता रही हूँ क्या क्या मिला है वहां पर, जिसके बाद FIR दर्ज कराई गई है। कर्नल संजय सिंह जी, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, कर्नल संजय सिंह जी। ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा से जो झारखंड में गवर्नमेंट रही है, कोई भी ईडी कार्रवाई करती है तो इनका सीधा जवाब होता है कि ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के इशारे पे बायस होकर के कार्रवाई कर रही है। वो एक सरकारी एजेंसी है, केंद्र की एजेंसी है, जो PMLA एक्ट के तहत में आय से ज्यादा जो भी इनकी इनकम होती किसी भी व्यक्ति को, उसके लिए निरीक्षण करती है, चेक करती है, केस करती है, उसका निष्पादन करती है। अब हम आते हैं ईडी के ऊपर में जो SC ST एक्ट का 1989 SC ST एक्ट एक पास हुआ था, जिसके तहत एक क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के जाति सूचक शब्द को लेकर के उसका मानहानि करता है तो उसके ऊपर एक केस लॉज हो सकता है। लेकिन आज झारखंड में जितने भी पुलिस थाने हैं, मैं आपको बता दूं कि अपना ओरिजिनल काम छोड़ के सारे के सारे वो काम कर रहे हैं जिससे जनता के हित में नहीं है। 2021 में NCRB का जो एक रिकॉर्ड जो यहाँ पे जारी किया गया था, 2021 में टोटल झारखंड में 60,765 केसें दर्ज की गई थी, जिसमें अपराध, बलात्कार, हत्या कानून वगैरह वगैरह शामिल था। और 2022 में ये एक रिकॉर्ड है, भारत सरकार का रिकॉर्ड है, और इसमें जो है तो लिखित FIR है। और 2022 में 64,359 केस दर्ज की, यानी कि जो 4,000 तकरीबन केसों की संख्या अगले साल बढ़ गई। इसका मतलब है कि ये पुलिस अपना काम न करके वो काम कर रही है जो जनता हित में नहीं है। ईडी के सारे पदाधिकारियों के द्वारा में जब वो सरकारी आदेश पर, जब केंद्र के आदेश पर, ईडी के आदेश पर जब वहां के कुछ पदाधिकारी कहीं भी कुछ अपना काम करने के लिए जाते हैं, तो आप बताइए कि अगर उस समय उनको ये काम करने से रोका जाएगा और स्थानीय पुलिस जो अभी क्या किया स्थानीय पुलिस ने 41A के तहत में, जिसका सिर्फ ये मतलब होता है कि आपके अगेंस्ट में मेरे थाने में FIR दर्ज है, आप मेरे थाने में फिजिकली आकर के स्पष्टीकरण दीजिए, उसके तहत सिर्फ ये नोटिस किया गया है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि जिस SC ST एक्ट के तहत में जो FIR दर्ज किया गया है, दीपक जी मेरे बात से सहमत होंगे, उसमें सारे के सारे डेटा उनका विधानसभा गलत लिखा हुआ था। अपने हेमंत सोरेन जी कितने बड़े आदमी है, इतने कानूनी सलाहकार हैं, लेकिन पूरे के पूरे जो फैक्टोरियल पोजीशन था FIR का, वो टोटली डिस्टॉर्टेड था और टोटली जो है सब बनावटी करके इसमें रखा गया था। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ अम्बा प्रसाद जी के बारे में। अम्बा प्रसाद जी के पिताजी विधायक थे, अम्बा प्रसाद जी की माता जी विधायक थे, और अम्बा प्रसाद जी स्वयं एक जो है सो एक लॉ ग्रेजुएट है, यंग है, लेकिन इसका कोई ये नहीं होता है कि यंग व्यक्ति है वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो सकता है। उसको वो अपने नॉमिनेशन का फॉर्म दिया है जिसमें गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। अभी हम लोग देखे कि 21 वर्ष पर जो एक महिला IAS पदाधिकारी बनी। नहीं, लेकिन कर्नल संजय सिंह जी, आरोप आप भी लगा रहे हैं, आरोप वो भी लगा रहे हैं, प्रूफ तो हुआ नहीं है कहीं पर भी। जो आरोप आप लगा रहे हैं उसके एविडेंसेस हैं क्या आपके पास में? नहीं, वो क्या, जिस तरह से वो कह रही है कि मुंबई में बंगलों की बात की जा रही है, 200 एकड़ जमीन की बात की जा रही है, तो इसके साक्ष्य आपको मिले क्या कहीं से? नहीं, देखिए वो जो ईडी जो आरोप लगाती है, हवा में बात नहीं करती है, उनके ऊपर पुख्ता इसका नहीं, तो फिर आपको इंतजार करना चाहिए ना संजय सिंह जी। ईडी जब आरोप लगा रही है, वो आरोप जब प्रूव हो जाए फिर आप आरोप लगाइए, फिर आपकी राजनीति है, राजनीति का मैदान है। देओल साहब जी जवाब दीजिएगा। देखिए, झारखंड के जनता को असली बात बताने के लिए सबसे पहले तो देखिए गलत और सही काम किया या तो हमें एक मापदंड रखने चाहिए, अलग अलग मापदंड नहीं रखने चाहिए। जिस तरह से ईडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संजय जी मैं बोल रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज संजय जी सुन लीजिएगा जी। हाँ बताइए जी, देओल साहब बताएं आप जी। देखिए मैं मानता हूं कि ईडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप बोल रहे हैं, उसी तरह पुलिस फोर्स भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पुलिस जिसके पास भी ईडी ने भी FIR का कॉग्निजेंस लेके
माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को समन्स भेजे, नहीं आए, फिर वो बोले कि आप घर पे आ जाओ, घर पे गए, उन्होंने अनुसंधान किया और उसमें उनको लगा कि नहीं, वो अपना पिक्चर क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनको लगा कि वो दोषी है, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। यहां तक मैं सही हूं? इस पे कोई शक तो नहीं है जी। तो अगर ईडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपना मैंडेट जो काम है उसका कर रही है, तो हमारी झारखंड पुलिस को भी वो मैंडेट है कि कोई एफआईआर होती है तो जिसको नाम पे एफआईआर हुई है, नेम्ड जो है, उसको बुला के तहकीकात करेगी। और अब आईओ के ऊपर है कि वो क्या जवाब मिलता है, क्या नहीं जवाब मिलता है। तो हम स्टूडियो में बैठ के नहीं डिसाइड कर सकते कि एफआईआर गलत है, डेटा गलत है। मैं भी बोल सकता हूँ ना ईडी के पास डेटा गलत है, पर वो तो उनका ईडी के अधिकारी को पावर है ना डिसाइड करने का, तो इसमें भी आईओ को पावर है, तो हम उसमें छोड़ दें प्लीज। नहीं देओल साहब जी, एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ पर ऐड करूंगी। जो रांची पुलिस की भूमिका पर सवाल यहाँ पर नहीं उठाया जा रहा है, ना ईडी पर हम सवाल उठाते हैं, ईडी पर तो कांग्रेस और आप ही सवाल उठाते हैं। यहाँ सवाल सिर्फ इस बात का है कि वो जो SC/ST पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, क्या वो वाकई में हाँ, पहले तो सबसे पहले तो आईओ ये डिसाइड करेगा कि SC/ST का मामला बनता है कि नहीं बनता है। ये कौन डिसाइड करेगा? मैं और आप स्टूडियो में बैठ के डिसाइड करेंगे? नहीं तो दीपक कुमार जी के पास में आती हूँ। दीपक कुमार जी के आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। दीपक कुमार जी, दीपक जी से पूछिए, देओल जी जिस तरह से कह रहे हैं कि मामला कौन डिसाइड करेगा कि SC/ST पे मामला बनता है कि नहीं बनता है, तो ये कौन डिसाइड करेगा आप बताएं? रांची पुलिस ईडी के अधिकारियों को समन देकर डिसाइड करेगी? प्रियंका जी, जो 1989 में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बना, इसी कानून के तहत जो है पूरे देश में SC/ST थाने का निर्माण हुआ। तो अब सवाल, अगर SC/ST का थाने में ये नोटिस गया है और वहां तो नोटिस जारी हुआ है, तो ये बातें भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या ईडी ने जांच के दौरान हेमंत सोरेन के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जो एट्रोसिटीज के दायरे में आता है? अगर हो सकता है ये बात हेमंत सोरेन ने मीडिया में ना निकाली हो, उन्होंने अपने आवेदन में दिया हो, क्योंकि अभी जो देवल साहब ने कहा वो तो डिसाइड करेगा आयो कि ये मामला एट्रोसिटीज का है कि नहीं, SC/ST का। लेकिन यहाँ तो नोटिस जारी हो गया है, तो इसका मतलब ये SC/ST का मामला बनता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट यह भी है, क्या ईडी के अधिकारियों ने जो 2 अधिकारी को नोटिस जारी किया है, क्या उन्होंने पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत आता है और ये SC/ST का मामला बनता है? और अगर ऐसा हुआ है तो ये मामला पर SC/ST का बनता है। लेकिन अगर सिर्फ जांच की गई है और ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ पे SC/ST केस थाने के द्वारा नोटिस का कोई मुझे जरूरी तो नहीं दिखता। अच्छा दीपक कुमार जी, एक सवाल यहाँ पर और है। SC/ST थानों में मुझे जहां तक लगता है कि अगर कोई भी दर्ज कराने एफआईआर जाता है तो उसे मना भी नहीं किया जा सकता, क्या ये नियम भी है? यहाँ पे प्रियंका जी एक बात मैं आपको बता दूं, अभी जो नया जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है, अगर कोई भी SC/ST कम्युनिटी का व्यक्ति थाने में जाता है तो डायरेक्ट उसकी एफआईआर नहीं ली जाती है। उस पर पहले एक जो है विजुअल जांच होती है और एफआईआर होने के बाद डीएसपी रैंक के अधिकारी जांच करते हैं। अगर ये एफआईआर हो चुका होता, अभी नोटिस गई है ईडी को, अगर ये एफआईआर का रूप ले लिया गया होता तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो दोनों अधिकारी कभी के अरेस्ट हो चुके होते। देओल साहब जी जवाब दीजिएगा अब। देखिए, मैं दीपक जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं, पर नोटिस में क्या लिखा गया है सबसे इंपॉर्टेंट है। नोटिस की वर्डिंग, क्या उसमें उनको ऑलरेडी एक्यूज करके बोला गया है कि आपके ऊपर ये है, हमने सही पाया, आप आके जवाब दीजिए? तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले पब्लिक को वो नोटिस बताइए कि क्या नोटिस गया है, उसकी वर्डिंग्स क्या है। इससे ये मामला क्लियर हो जाएगा कि क्या मंशा है रांची पुलिस की। मुझे भी नहीं पता है नोटिस, मैं आपके माध्यम से ये जानकारी पा रहा हूं कि उनको बुलाया गया है, ईडी ने कहा है। तो वो नोटिस जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाता, हम बैठ के कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि नोटिस में क्या है, क्या उनको ऑलरेडी मान लिया गया है? जैसे दीपक जी ने कहा, अगर उनको अक्यूज मान लिया जाता है तो उनका अरेस्ट वारंट साथ में जाएगा, बुलाएंगे क्यों बात करने के लिए? मुझे लगता है कि ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, बुला के आईओ ने भी सब, क्योंकि जो आरोप लगाए हुए हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए एफआईआर एक कॉन्स्टिट्यूशनल
पोस्ट पे रहते हुए एक व्यक्ति ने की है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अगेंस्ट की है। तो मुझे लगता है कि इसको इतना प्रिविलेज नहीं बनाना चाहिए और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। चलिए ठीक है संजय सिंह जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। कंप्लीट हो लीजिए। अगर ईडी को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, तो जब केस हाईकोर्ट में गया था उस समय ईडी के द्वारा करना चाहिए था कि एफआईआर को वॉच कीजिए। चलिए ठीक है, कभी चैलेंज नहीं किया। ठीक है देओल साहब, आती हूँ आपके पास। ईडी ने एफआईआर चैलेंज अभी तक क्यों नहीं किया? ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। 41A का जो नोटिस होता है, जब तक किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होता है 41A का नोटिस जारी नहीं किया जाता है। 41 के नोटिस में ये लिखा जाता है कि संबंधित थाने में आपके अगेंस्ट में इस धारा के तहत में फलाने व्यक्ति के द्वारा में आपको एफआईआर किया गया है। आप अपना आकर के यहाँ पर मंतव्य दीजिए कि आप क्या इससे सहमत हैं या आप क्या कहना चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक दीपक जी बोल रहे थे, बहुत सही बोल रहे थे। इसमें डीएसपी और मिनिमम आईपीएस रैंक का एक एसपी रैंक का अधिकारी आकर के प्रथम दृष्टांत जो साक्ष्य है उसको इकट्ठा करते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि ये एफआईआर एससी एक्ट में अंदर होना चाहिए या इसको आगे बढ़ना चाहिए या इसको यहाँ से खत्म करना चाहिए। खैर वो तो अपनी जगह है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एससी एक्ट के तहत में जो थाने में जो एफआईआर किया गया है, एक सिस्टम में काम कर रहे अपराधियों, वो अपराधी नहीं है, सिस्टम में काम कर रहे जो ऑफिसर्स हैं उनके विरुद्ध में किया गया है, जो ऊपर से निर्देश लेकर के काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, देव साहब को नहीं पता है, लेकिन हम लोग क्योंकि सब किए हुए इसलिए मुझे अच्छी तरह जानकारी है। कोई भी इस तरीके का आधुनिक रेड किया जाता है, सबके हाथ में कम से कम दो जरूर जो हैंडीकैम लेकर के या वीडियो कैमरा लेकर के पूरी गतिविधि की पूरी जानकारी पूरा रिकॉर्ड करते हैं कि कहां से क्या साक्ष्य उपलब्ध कर रहे हैं, कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि आपको ईडी का अधिकारी जाएगा तो गलत कर सकता है, लेकिन चलिए समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। देओल साहब जी 5 सेकंड लीजिएगा, फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय नहीं है। मैं हमारे पैनलिस्ट की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, बट ये है कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जितना अधिकार ईडी को एफआईआर पे एक्शन लेने का है उतना ही अधिकार झारखंड। चलिए कुल मिलाकर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। अब आगे की जांच में ये खुलासा होगा कि आखिर कौन सही था और किसके एफआईआर पर ये कार्रवाई हो रही है। देओल साहब जी और संजय सिंह जी, दीपक कुमार जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से लगातार अब रांची पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को तलब किया, अब देखना ये होगा कि अगला कदम झारखंड में क्या कुछ उठाया जाता है और किस तरह से इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतनी ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।